नया टॉपिक करते हैं वेव्स। वेव्स में हम पढ़ेंगे साउंड, आवाज के बारे में। आवाज क्यों आती है, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग बेसिक देखेंगे साउंड है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है साउंड इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन। साउंड एक वाइब्रेशन है। जैसे इसे मैं ठक किया तो ठक क्यों किया, डिफरेंट तरह से ठक करते हैं तो डिफरेंट तरह से आवाज क्यों निकलता है। गेटिंग इट? हम बोल रहे तो आवाज क्यों निकल रहा, इसके अंदर कोई आवाज नहीं है। होता है क्या कि जब हम इसको ऐसे करते हैं तो बोर्ड आगे पीछे वाइब्रेट होता है। जब ये वाइब्रेट होता है तो एयर पार्टिकल को वाइब्रेट करता है, दूसरा एयर पार्टिकल अगला एयर पार्टिकल को वाइब्रेट करता है, सो ऑन। जो लास्ट वाला एयर पार्टिकल है हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है, और ईयर ड्रम के वाइब्रेट होने से ब्रेन में एक सेंसेशन होता है, उस सेंसेशन का नाम है आवाज। हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं मीन्स हम जीभ मुंह दांत हिला हिलाकर हम एयर पार्टिकल को वाइब्रेट करते हैं। एंड यू नो ब्रेन इज द पावर हाउस ऑफ द बॉडी। उसको पता है कि हमारा ईयर ड्रम ऐसे हिलेगा तो आवाज ऐसा होगा, ईयर ड्रम इस तरह से वाइब्रेट होगा तो आवाज कुछ अलग होगा। गेटिंग इट ना? तेजी से वाइब्रेट करेगा तो अलग आवाज सुनाई देगा। वैसे ही है जैसे जिसमें डिफरेंट तरह की आवाज निकालते हैं, राइट ना? मींस डिफरेंट टाइप से एयर पार्टिकल को वाइब्रेट कर रहा है, और जो एयर पार्टिकल है हमारा ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर रहा है। गेटिंग इट? सो साउंड इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन। साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी है। एनर्जी मींस कोई चीज में एनर्जी है मींस प्रोपेगेट करेगा, मोशन में होगा, मूव करेगा, आगे प्रोपेगेट करेगा। हम यहां बोल रहे हैं तो आवाज दूर तक जाएगी, राइट? मींस इसमें एनर्जी है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में कुछ होता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। मेनली काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम यहां देखते हैं, राइट? हम बोल रहे हैं आवाज निकालना मींस इसमें काइनेटिक एनर्जी है। जैसे पार्टिकल है, पार्टिकल को जैसे हम ऊपर फेंकते हैं, देयर इज सम एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। क्लियर ना? तो ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करता है, राइट? एक्सीलरेशन के कारण। साउंड में ऐसा नहीं होता। आप हॉरिजॉन्टली बोलिए अ, या आप ऐसे बोलिए अ, ऐसा नहीं कि ऐसे बोलेंगे अ तो ऊपर जाकर दोबारा कान में गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। गेटिंग इट ना? मींस यूनिफॉर्म स्पीड से साउंड मूव करता है, यहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। नेक्स्ट, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल कॉजेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड को ट्रेवल करने के लिए जरूरी है कि कोई मीडियम हो, क्योंकि ए वाइब्रेट किया तो एयर पार्टिकल वाइब्रेट किया, एयर पार्टिकल दूसरा एयर पार्टिकल को वाइब्रेट किया, लास्ट वाला एयर पार्टिकल ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगा। अगर बीच में हम वैक्यूम क्रिएट कर दिए तो ईयर ड्रम को कोई पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, तो हमारा ब्रेन में सेंसेशन नहीं होगा, तो हम आवाज नहीं सुन पाएंगे। क्लियर? नाउ ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज कहता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, मींस कितना वाइब्रेशन को हम सुन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज। तो अगर कोई वाइब्रेशन इसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच है तो उस आवाज को सुन लेंगे। 20 हर्ट्ज से अगर कम वाइब्रेशन होगा तो आवाज तो होगा लेकिन बहुत फीबल आवाज होगा। 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो बहुत ही फीबल आवाज होगा, बहुत ही फीबल, बहुत स्लो साउंड होगा। जैसे सपोज मैं करके दिखाऊं इस तरह से कि अगर हम ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, देखिए कोई आवाज नहीं, क्योंकि इसका वाइब्रेशन 20 हर्ट्ज से कम है। लेकिन इसको हम ऐसे करते तो आवाज सुनाई दिया, मींस वाइब्रेशन 20 हर्ट्ज से ज्यादा है। हालांकि आवाज प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन इतना स्लो आवाज है, इतना फीबल आवाज है कि हमारा ईयर ड्रम में सेंसेशन बहुत कम हो रहा है। क्लियर? तो वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। गेटिंग इट? एंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, सॉरी दिस इज 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। अगर कोई वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो उस वाइब्रेशन को अभी हम नहीं सुन पाएंगे। बेसिकली ये बहुत ही लाउड आवाज है, बहुत ही लाउड साउंड होता है, और इतना लाउड साउंड होता है कि हमारा ब्रेन उसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, सिग्नल नहीं दे पाता बेसिकली। गेटिंग इट? जैसे जब कोई बैट चमगादड़ फ्लाई करता है तो जेट से भी ज्यादा आवाज प्रोड्यूस करता है, वो बहुत लाउड आवाज प्रोड्यूस कर जाता है, लेकिन इतना आवाज तेज होता है कि हमारा जो ईयर ड्रम इतना तेजी से, इतना हाई एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करता है कि ब्रेन में सेंसेशन ना के बराबर आता है, उस आवाज को भी हम नहीं सुन पाते। बहुत सारे एनिमल्स हैं वो अल्ट्रासोनिक भी सुन लेता है, जैसे बैट है वो अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस भी करता है और अल्ट्रासोनिक वो सुनता भी है। हाथी वगैरह भी अल्ट्रासोनिक सुन लेता है। हम आदमी के लिए पढ़ रहे हैं साउंड,
बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो इंफ्रासोनिक को भी कैच कर लेता है, जैसे डॉग्स वगैरह इंफ्रासोनिक कैच कर लेता है। जैसे जापानीज लोग डॉग्स ज्यादा पालते हैं, उसका कारण क्या है, वहां भूकंप वगैरह बहुत ज्यादा आता है, और भूकंप है तो भूकंप इंफ्रासोनिक प्रोड्यूस करता है, और वो डॉग कैच कर लेता है, तो सिग्नल बताता है, पेट है तो कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है, लोग बच जाते हैं। खैर, बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं जो इंफ्रासोनिक भी कैच कर लेता है, अल्ट्रासोनिक भी कैच कर लेता है। हम आदमी के लिए पढ़ रहे हैं, गेटिंग इट ना? मींस हम 20 हर्ट्ज से कम आवाज है, बहुत स्लो आवाज है, उसको भी नहीं सुन पाते, और बहुत लाउड आवाज है उसको भी नहीं सुन पाते। जब आवाज कोई भी साउंड का फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, इसे हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव, या सुपरसोनिक भी इसी को बोलते हैं। क्लियर? ये था बेसिक इंफॉर्मेशन। Both the infrasonic and ultrasonic travel with a speed of sound in a medium. साउंड का जो स्पीड है, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक का भी स्पीड वही होगा, क्योंकि इंफ्रासोनिक भी साउंड ही है, याद रखिएगा। इंफ्रासोनिक इज स्टिल अ साउंड, लेकिन ये बहुत फीबल साउंड है। अल्ट्रासोनिक भी एक साउंड है, लेकिन बहुत लाउड साउंड है। अंडरस्टूड है? साउंड का कोई स्पीड ईयर में है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो इंफ्रासोनिक का भी वही होगा और अल्ट्रासोनिक का भी वही होगा। Both the infrasonic and ultrasonic travel with the speed of sound in a medium. Next point कहता है a speed of sound in air at NTP is 332 मीटर पर सेकेंड। NTP पे स्पीड ऑफ साउंड है 332 मीटर पर सेकेंड। दिस मींस इंफ्रासोनिक का भी यही स्पीड होगा NTP पे, अल्ट्रासोनिक का भी वही होगा। नेक्स्ट कहता है इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड साउंड ट्रेवल्स ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सॉलिड और लिक्विड के केस में साउंड ट्रेवल करता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे सपोज हम कंसीडर करें कोई आयरन रेल है, आयरन रेल है, यहां पे हम हैमर करते हैं, राइट? यहां पे आवाज सुनाई देगा आपका। सपोज कान है, मान लीजिए कान है आपका, यहां पे कान लगाया, तो कैसे होता है, जैसे ही हैमर करते हैं ए पार्टिकल, आयरन का ए पार्टिकल इसको एनर्जी देता है एंड सो ऑन। इस तरह से एनर्जी का प्रोपगेशन होता है, गेटिंग इट ना? इस डायरेक्शन में हर पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है। वैसे ही सपोज आप वाटर में बोल रहे हैं, सपोज वाटर है, कोई कंटेनर में वाटर मान लीजिए, यहां से कोई सोर्स ऑफ साउंड आवाज प्रोड्यूस कर रहा है। सपोज कोई ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेट करता है, तो आवाज जाएगा यहां से यहां तक, तो एयर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करेगा इस तरह से, तो प्रोपगेशन कुछ इस तरह से होगा, राइट? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। So in case of solid and liquid, sound travels due to transfer of energy, but in case of gas, sound travels due to alternate compression and rarefaction. सॉलिड और लिक्विड में साउंड ट्रेवल करता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के कारण, लेकिन गैस में करता है अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का मतलब क्या है? कंप्रेशन मींस एयर का डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, कंप्रेस हो गया गैस, राइट? रेयरफैक्शन मींस डेंसिटी बहुत घट जाए। सपोज ये ऐसा है, हम इसको यहां से बहुत तेजी से ऐसे लाते हैं, तो बहुत ज्यादा एयर मॉलिक्यूल बहुत नजदीक आ जाएगा, एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा होगा एयर मॉलिक्यूल का, तो इसे हम बोलेंगे कंप्रेशन। वैसे ही ऐसे ला बहुत तेजी से लेकर चले गए तो एक रीजन में एयर का डेंसिटी या वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल का डेंसिटी बहुत घट जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। जैसे आप केस कंसीडर कर सकते हैं, गैस के केस में कंसीडर करें तो एक ट्यूनिंग फॉर्क लीजिए, कोई भी सोर्स ऑफ साउंड ले सकते हैं, तबला ले सकते हैं, गिटार ले सकते हैं। इजीएस्ट सोर्स ऑफ साउंड इज ट्यूनिंग फॉर्क, जो लैब में आपने देखा भी होगा। जब इस प्रॉन्ग को हम ऐसे करके एक तरफ हम इसको थप्पड़ मारते, जो भी है धक्का देते हैं, तो प्रॉन्ग्स जो हैं, जो इस तरह से इस पोजीशन में लाइक दिस ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। ये प्रॉन्ग भी इधर और इधर इस तरह से कुछ वाइब्रेट करेगा। क्लियर? तो इस केस में क्या होता है, बहुत क्विकली ये जो है बहुत क्विकली आगे पीछे होता है, इस तरह से बहुत क्विकली आगे पीछे होता है। तो क्या किया, ऐसे क्या, तो एयर पार्टिकल कंप्रेस किया, तो कंप्रेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरा यहां से क्विकली आ गया, तो रेयरफैक्शन का डेंसिटी घट गया एयर का, तो दैट इज रेयरफैक्शन। फिर पुश करेगा, फिर कंप्रेशन, और एक दूसरे को पुश करते जाता है दिस फॉर्म, इस फॉर्म में। क्लियर ना? तो इन केस ऑफ गैस साउंड ट्रेवल्स ड्यू टू अल्टरनेट कंप्रेशन रेयरफैक्शन। मैं बोल रहा हूं या आप बोलते हैं, मींस एयर में अल्टरनेटली कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब जानते हैं वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन and velocity is minimum at extreme position. Understood है? compression and rarefaction is maximum at mean position. याद रखिए, इंपॉर्टेंट डाटा है, at mean position
मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ज्यादा होगा तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ही मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड साउंड ट्रेवल्स ड्यू टू ट्रांसपोर्ट, इन केस ऑफ गैस, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बोथ द longitudinal and transverse can travel through solid and liquid, but only longitudinal can travel through gas. That is, sound is longitudinal wave. साउंड हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। लॉन्गिट्यूडनल अब जानते हैं, लिख दूं थोड़ा सा। लॉन्गिट्यूडनल वेव, if vibration is along the direction of propagation, the wave is longitudinal। एक होता है ट्रांसवर्स वेव। एक आता है इफ वाइब्रेशन इज perpendicular to the direction of propagation, the wave is transverse। एक कहता है लॉन्गिट्यूडनल, कहता है वाइब्रेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, द वेव इज लॉन्गिट्यूडनल। जैसे कोई चीज वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, इस तरह से ऐसे वाइब्रेट करते हुए जा रहा है, प्रोपगेट भी ऐसे ही कर रहा है, वाइब्रेट भी ऐसे कर रहा है, लाइक दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड इ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कोई ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, प्रोपगेटिंग इन दिस डायरेक्शन लेकिन वाइब्रेटिंग लाइक दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। क्लियर? तो कहता है बोथ द longitudinal and transverse can travel through solid or liquid। सॉलिड और लिक्विड में longitudinal और transverse दोनों ट्रेवल करता है, बट ओनली longitudinल कैन ट्रेवल थ्रू गैस। गैस में सिर्फ longitudinal वेव ट्रेवल करता है, दैट्स व्हाई साउंड इज longitudinal। क्लियर? ये रफली इसके बारे में आइडिया था। और यहां स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू होता है n लैम्डा, जहां n आपका फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ मींस कोई वेव है, फ्रीक्वेंसी जानते ही, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, एसएसटी में पढ़ा होगा आपने, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग वन वेव, दैट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन इज द वन वेव। एक ऑसिलेशन को ही हम वन वेव बोलते हैं, एंड दिस डिस्टेंस इज लैम्डा। क्लियर? तो साउंड में आपका जो v इज इक्वल टू n लैम्डा है, इस इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है, a train is moving on a track, सॉरी नीचे से थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, बेसिकली आदत है छोटे लिखने का। A train is ओह फिर छोटा हो गया, चलिए, approaching towards a man keeping his ear can in contact with
वन रेल कोई रेल के पटरी है जिसपे एक कान लगाए हुए है, ठीक है ना, ट्रेन उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। हाँ, मैन, नाउ man hears two sound waves at an interval of 2 seconds. If a speed of sound in air and iron are 400 meter per second and 4400 meter per second. बेसिकली सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा होता है, वो आगे बताऊंगा मैं, राइट। रेस्पेक्टिवली what is the length of iron rail? What is the length of iron rail from position of train to ear on the rail? लैंग्वेज कुछ बेटर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कहता है ट्रेन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ मैन कीपिंग हिज ईयर इन कांटेक्ट विद वन रेल। एक पटरी के कांटेक्ट में अपना कान को लगाए हुए है। मैन हियर्स टू साउंड वेव्स एट अ इंटरवल ऑफ 2 seconds. If a speed of sound in air and iron are 400 meter per second and 4400 meter per second respectively, what is the length of iron rail from position of train to ear of the rail? जहां पे ट्रेन है at stand, गेटिंग इट, लिख सकते हैं एट स्टैंड, क्या ठीक है, समझ में आ गया। जहां पे ट्रेन है वहां जहां पे कान लगा वहां के बीच का लेंथ क्या होगा, यही निकालना है। सपोज यही रेल है, कोई ट्रेन आ रही है पटरी पे, जो भी है, मान लीजिए एक पटरी हम मान लेते हैं, ट्रेन आ रही है, बाकी दूसरा पटरी भी होगा छुपा हुआ है। सपोज ये आपका ट्रेन है, जो भी व्हाटएवर द ट्रेन ऐसे आ रही है, राइट। यहां पे कोई आदमी है जो अपना कान को लगाए हुए पटरी के साथ, एक कान है इसका, यही लेंथ हमें निकालना है, राइट। अंडरस्टूड। ट्रेन आएगी, राइट, तो कुछ वाइब्रेशन होगा, उस पर स्ट्रेन पड़ेगा, हमें यही निकालना है। तो जब यहां ट्रेन होगा तो इसको कहता है कि 2 सेकंड के इंटरवल पे, एट इंटरवल ऑफ 2 seconds, 2 साउंड वेव्स आर हर्ड। इसे 2 आवाज सुनाई देता है। तो 2 आवाज सुनाई कैसे देगा? पहला क्वेश्चन ये है, मैं बताया था इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड साउंड ट्रेवल्स ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे ट्रेन यहां कंप्रेस करेगी आयरन रेल को, तो एक तो साउंड सपोज ऐसा मान लीजिए रेल को इस तरह से वाइब्रेट करते हुए जाएगा इसके अंदर से, राइट, और दूसरा रेल की पटरी है वो भी वाइब्रेट करेगा, तो एक आवाज एयर से आएगा, एक आवाज अंदर से जाएगा, दूसरा वाइब्रेशन के कारण ये वाइब्रेट करेगा तो एयर से ईयर ड्रम में पहुंचेगा एक आवाज एट इंटरवल ऑफ 2 सेकंड। सपोज यहां से एयर गया तो टीए, यहां से जो जाने में समय लगा आयरन के थ्रू, दैट इज योर टीआई। इसमें कहता स्पीड ऑफ साउंड है 400 मीटर पर सेकेंड, आयरन रेल के थ्रू है 44, इसमें स्पीड ज्यादा है, मींस यहां से स्पीड ऑफ साउंड तेजी से निकलेगा, यहां से आने में समय ज्यादा लगेगा, तो कह सकते हैं टीए माइनस टी आई इज इक्वल टू 2 seconds। गेटिंग इट? आप जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम टी, तो लेंथ टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं लेंथ अपॉन वी ए माइनस एल अपॉन वी आई इज इक्वल टू 2। एल अपॉन वी ए इज गिवन 400 माइनस एल अपॉन 4400 दैट इज इक्वल टू 2। इसे सोल्व कीजिए तो एल इज इक्वल टू आपका आएगा 880 मीटर। दिस इज द आंसर। गेटिंग इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a man is moving towards east with velocity 320 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये ज्यादा हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड,
20 meter per second, and a sound wave in opposite direction with 320 meter per second. The man finds 400 waves crossing in 20 seconds. The wavelength of the wave is option A 15 meter, B 16 meter, C 17 meter, D is 18 meter. एक कहता है a man is moving towards east with a velocity of 20 meter per second. एक आदमी है इस डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से. Getting it? And a sound wave in opposite direction with 320 मीटर पर सेकंड. और कोई साउंड इस डायरेक्शन में आ रहा है 320 मीटर पर सेकंड. तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में है तो v इज इक्वल टू 320 प्लस 20 इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड. आवाज तेज सुनाई देगा. The man finds 400 waves crossing in 20 seconds. 400 waves 20 seconds में तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 1 सेकंड में 400 अपॉन 20 इज इक्वल टू ए कैंसिल हो जाएगा, दैट इज योर 20 हर्ट्ज. ये आपका फ्रीक्वेंसी होगा. तो वेव लेंथ ऑफ द वेव निकालना है तो v इज इक्वल टू आप जानते हैं इन लैम्डा implies lambda is equal to v upon n. v is equal to 340 upon 20, 2 से 2, that is your 17 meter. This is the answer. Clear? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a stone is dropped into a mine of depth 720 meter. A stone is dropped into a mine of depth 720 meter. How much later impact of sound will be heard? यही कहता है. कोई कहता है कोई माइन है उसमें एक पत्थर गिराते हैं तो स्टोन गिराएंगे तो माइन के बॉटम से टकराएगा, फिर आवाज आएगा टकराने के बाद. तो कितना देर बाद हमें आवाज सुनाई देगा यही निकालना है. यही सपोज माइन है, सपोज यही से गिराए, दिया हुआ है डेप्थ दिया हुआ है दैट इज 720 मीटर. यहीं से कोई पत्थर को हम गिराते हैं तो पत्थर जब यहां से यहां तक आएगा तो यहां से आने में समय लगेगा कुछ t1 सेकेंड, नीचे आने में पत्थर को, और पत्थर टकराएगा तो ऊपर जाने में समय लगेगा t2. सो t इज इक्वल टू t1 प्लस t2. तो पहले हम t1 निकालते हैं. यहां से स्टोन गिराएंगे हम तो अंडरस्टूड है इनिशियल वेलोसिटी 0. सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. t के जगह पे t1 स्क्वायर मान लीजिए. s इज 720 इज इक्वल टू 0 इंटू t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू t1 स्क्वायर. यहां से सोल्व कीजिए तो t1 इज इक्वल टू आपका 12 सेकंड आएगा. और t2 मैं बताया कि साउंड में कोई एक्सेलरेशन होता नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है. तो इस केस में t2 निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. 720 अपॉन वेलोसिटी दिया हुआ है 10
Speed of sound is given here. A speed of sound is given 320 meters, sorry, per second. ये दिया हुआ था. Speed of sound was given 320 meter per second. मैं लिखना भूल गया. So that is 320. Sorry, 3. If a speed of sound is 360 meter per second है, sorry, 360 मीटर पर सेकंड, तो कट जाएगा इजिली 360 मीटर पर सेकंड. ये था स्पीड ऑफ साउंड. तो आप देखते हैं 2 टाइम से कट जाएगा. सो t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, दैट इज 12 प्लस 2, दैट इज 14 सेकंड इज द आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a boy sees the flash of lightning and starts counting second till the sound of thunder is heard. A boy sees the flash of lightning and starts counting second till the sound of thunder is heard. If he counts x seconds, then by what number should he divide x to obtain approximate height in miles. आपका दिया स्पीड ऑफ साउंड इज 720 माइल्स पर आवर. ऐसा दिया हुआ है कुछ. यही है. एक कहता बॉय सीज द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड स्टार्ट्स काउंटिंग सेकेंड टिल द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड. इफ ही काउंट्स x सेकेंड्स, देन बाय व्हाट नंबर शुड ही डिवाइड x टू ऑब्टेन अप्रोक्सीमेट हाइट इन माइल्स. एक कहता है एक लड़का है जो एक थंडरिंग को देखता है एंड स्टार्ट्स काउंटिंग सेकेंड, और गिनना शुरू कर दिया. राइट? इफ ही काउंट्स x सेकेंड, देन बाय व्हाट नंबर शुड ही डिवाइड x टू ऑब्टेन अप्रोक्सीमेट हाइट इन माइल्स. x को कितना नंबर से डिवाइड करें? अंडरस्टूड है कि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा तो थंडरिंग पहले दिखाई देगा, और थंडर है जो बाद में सुनाई देगा. क्लियर ना? दिखेगा पहले क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड कम होता है, बहुत कम होता है लाइट से. तो कहता है इफ ही काउंट्स 1 सेकंड, 1 सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. बॉय सीज द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड स्टार्ट्स काउंटिंग सेकंड टिल द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड. जब साउंड ऑफ थंडर हमें सुनाई देता है या बॉय को सुनाई देता है. इफ ही काउंट्स 1 सेकंड, देन बाय व्हाट नंबर शुड ही डिवाइड x को कितना नंबर से डिवाइड करे टू ऑब्टेन अप्रोक्सीमेट हाइट इन माइल्स. यही निकालना है. अब x को कितना नंबर से डिवाइड करें तो x अपॉन n इज इक्वल टू डिस्टेंस को लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम t. इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, तो लगा 1 सेकंड, तो x आपका कट जाएगा. तो यहाँ 1 अपॉन n इज इक्वल टू आएगा, वेलोसिटी दिया हुआ है 720 माइल्स पर आवर, तो सेकंड में करना पड़ेगा 60 इंटू 60. शून्य से शून्य कटेगा आपका. इसे कट कीजिए आप तो आ जाएगा, इसे आप कट करेंगे तो आ जाएगा इंप्लाइज n इज इक्वल टू 5. तो 5 से आपको डिवाइड करना. क्लियर? कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. ये मिटाना बहुत टफ हो जाता है विंटर में. समर में तो इजीली रब हो जाता है, लेकिन विंटर में कुछ ज्यादा परेशानी होती है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है one prong of a tuning fork
fork touches a vertical plate, the fork is set vibrating, and the plate is allowed to fall freely. When the plate falls through a distance of 10 centimeter, 8 complete oscillations are counted by the fork. Find the frequency of the fork. Find the frequency of the fork. एक कहता है, राइट? एक कहता है वन prong of a tuning fork touches a vertical plate. कोई ट्यूनिंग फॉर्क का है, एक ट्यूनिंग फॉर्क आपका है, एक prong है जो प्लेट को टच कर रहा है, इस तरह से प्लेट है. The fork is set vibrating and the plate is allowed to fall freely. इसको हम वाइब्रेट करके छोड़ते हैं, ऐसे करके छोड़ते हैं और इसे गिरने दिया जाता है. When the plate falls through a distance of 10 centimeter, जब प्लेट 10 सेंटीमीटर तक गिरता है तब तक ये जो prong है 8 complete oscillations कंप्लीट कर लेता है by the fork. Find the frequency of the fork. तो इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है. तो एक चीज तो क्लियर है कि जब प्लेट 10 सेंटीमीटर तक आएगा और 10 सेंटीमीटर तक आने में जितना समय लगेगा टाइम, उतना ही समय लगेगा 8 कंप्लीट ऑसिलेशंस तक काउंट करने में. तो अगर हम निकाल लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर तक आने में कितना समय लगेगा, तो 8 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा हम निकाल सकते हैं. क्लियर ना? और टाइम आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा. क्लियर ना? तो इसको अगर निकालें तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर. S इज 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0 इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 था, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर. ये हो जाएगा. 10 लेंगे, सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो यहाँ 100 करना पड़ेगा, या यहाँ आप ले लीजिए 980 या 1000 जो भी है. यहां से निकालेंगे तो t इक्वल टू 1/7 सेकेंड आएगा. मीन्स यहां से यहां तक आने में 1/7 सेकंड लगा. मीन्स 8 ऑसिलेशंस पूरा करने में prong को भी 1/7 सेकंड लगा. तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 8 ऑसिलेशंस, 8 into 7 that is 56 हर्ट्ज. क्लियर? स्पेस है, क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग. द मिनिमम wavelength of infrasonic wave in air at NTP is option A 15.5 meter, B 16.6 meter, C 17.7 meter, D is 18.8 meter. एक आता है, आसान सा क्वेश्चन है. द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इंफ्रासोनिक वेव इन एयर एट एनटीपी. एनटीपी पे मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा? अब जानते हैं v इज इक्वल टू एन लैम्डा, सो n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, राइट? स्पीड ऑफ साउंड इज कांस्टेंट. स्पीड ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता. रफली मैं बता दूं, फ्रीक्वेंसी का मतलब रफली आगे मैं बताऊंगा म्यूजिक एंड वॉइस में. श्रिल आवाज अगर तेज, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आवाज मान लीजिए तेज है, आपका लाउडर है, तो हम अ बोले या अ बोले या अ बोले, आवाज का कोई भी इंटेंसिटी हो, राइट, स्पीड ऑफ साउंड सेम रहेगा.
स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड अगर एनटीपी पे है तो आवाज कितना भी तेज हो या स्लो है उतना ही होगा। तो स्पीड ऑफ साउंड इज कांस्टेंट, तो स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। इन एक कहता है मिनिमम वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ निकालना है लैम्डा, तो यहां फ्रीक्वेंसी डालना पड़ेगा एन। लैम्डा मीन निकालना है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। इंफ्रासोनिक वेव का मैं बताया था फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 20 हर्ट्ज या उसके बराबर। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इंफ्रा हर्ट्ज का कितना होगा 20, इसको कीजिए तो कितना आएगा आपका, शायद 16.6 मीटर आता है आंसर। दिस विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज independent of others। छोटा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वेवलेंथ, बी फ्रीक्वेंसी, सी स्पीड ऑफ साउंड, डी इज none of these। Which of the following is independent of others? आपको लग सकता है कि V इक्वल टू एन लैम्डा सब डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी इक्वेशन किसी के साथ प्रोपोर्शनल या एंटी प्रोपोर्शनल है जब दो वेरिएबल को छोड़कर सारा टर्म कांस्टेंट हो। यहां देख रहे हैं कांस्टेंट स्पीड ऑफ साउंड है, और ये भी याद रखिए दुनिया में कोई भी इक्वेशन किसी न किसी चीज का डेफिनेशन होता है। दिस इक्वेशन इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। If a speed of sound is constant, wavelength is more, frequency is less and vice versa। और अभी मैं बताया कि आवाज का इंटेंसिटी ज्यादा हो या कम हो, लाउडर आवाज हो या फीबल आवाज हो या स्लो आवाज हो, सबका स्पीड ऑफ साउंड उतना ही रहेगा। सो आंसर इज स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करेगा। आज यहीं तक है।